हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे स्थानीय प्रशासन, जो आपका मेन है। आज चैप्टर करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्थानीय प्रशासन, और ये हम ब्रीफली पढ़ेंगे, तो वीडियो को मिस ना करें और पूरी वीडियो डिटेल से देखें क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो स्थानीय स्वशासन का आशय, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास, भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन सी है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार, और 1996 का पेशा अधिनियम, नगरीय स्थानीय स्वशासन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति क्या है, 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध, और उसके बाद अभ्यास। तो हम पूरी जो डिटेल है लेसन का वो कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन क्या है, यानी मीनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्या है, जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं। तो क्या है स्थानीय स्वशासन का आशय क्या है? गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, तथा इससे आशय ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक होता है, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके व प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सके। यह राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ आम आदमी के सशक्तिकरण का परिचायक है। यानी स्थानीय स्वशासन क्या है कि जो गांव और जिला स्तर पर जो भी शासन कार्य कर रहे हैं उसे स्थानीय शासन कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन में केंद्रीय शासन व्यवस्था यानी तथा सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श अंतर्निहित होता है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन में कौन से आदर्श अंतर्निहित होते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, केंद्रीय शासन व्यवस्था या सहभागिता मूलक लोकतंत्र, या ए बी दोनों, या इन दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ए बी दोनों। तो इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे होता है, कैसे हुआ? भारत में स्थानीय स्वशासन क्या है, तो ऐतिहासिक पहलू क्या थे? चोल साम्राज्य में विजय साम्राज्य की अयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीच परिलक्षित हुए। जो चोल साम्राज्य था और विजय साम्राज्य था, वहाँ पे स्थानीय जो स्वशासन है वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गांवों के लिए जमींदार नियुक्त किए गए, जो पंचायतों से स्वतंत्र एक सरकार के प्रति जवाबदेह थे। जो ब्रिटिश काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें जो गांव होते थे वहाँ पे जमींदारों को नियुक्त कर दिया जाता था, जिससे कि वो पंचायत के स्वतंत्र और सरकार के प्रति जवाबदेह, कि जो भी उनका कार्य है वो सरकार और वो वहाँ के पंचायत थे उनको बताया जा सके। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिए, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मेगा कार्ट कहा जाता है। तो मेगा कार्ट किसने दिया? लॉर्ड रिपन, वॉरेस हेस्टिंग, और ए बी दोनों या अन्य। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस पे किसका टिक करना है? लॉर्ड रिपन का। यह पहला अवसर था जब स्थानीय शासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में
दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों सूची में रखा गया। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें दोहरे शासन व्यवस्था रखी गई थी और उसमें स्थानीय स्वशासन को उसमें शामिल किया गया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत इसे व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया कि इसे और अच्छा किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के संबंध में दो खेमे हैं। पहला कौन सा है? स्थानीय स्वशासन के पक्षधर और स्थानीय स्वशासन के विरोधी। दो खेमे होते, एक पक्ष में होता था, एक विरोध में। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य प्रतिपादक थे। वो चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन बने एवं मुख्य समर्थकों में दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय आदि शामिल थे। इसके प्रखर विरोधी भीमराव अंबेडकर थे। ये तो आपके प्रतिपादक है कि कौन इसका समर्थन कर रहा है और कौन विरोधी थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे, वे इनके विरोधी थे। उनके अनुसार स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी व जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा, इसलिए वो उसके विरोध में थे। किस किस को ये क्लास अच्छी लग रही है तो वो क्लास को लाइक करें और शेयर भी करें। अंततः संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के तहत शामिल किया। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा में जो स्थानीय शासन है उसके लिए नीति निर्देशक तत्व 40 अनुच्छेद 40 में शामिल किए जाएंगे। अब दिख रहा है आप सभी को, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, किसमें? अनुच्छेद 40 के प्रावधान में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होंगे। 2 अक्टूबर 1992 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। तो पंचायती राज की पृष्ठभूमि कब तैयार की गई? 2 अक्टूबर 1992 को, 2 अक्टूबर 1952 को। 1950 से 1992 तक चरणबद्ध प्रयासों के बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यानी 1950 से 92 में जो भी कार्य इनका प्रयास किया गया, उसके बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन करके इसे जो स्थानीय स्वशासन है उसे एक संवैधानिक यानी कानूनी दर्जा दे दिया गया। भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख नीतियां। मेजर कमेटी रिलेटिंग टू द पंचायती राज, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो प्रमुख समितियां थी, सबसे पहले कौन सी समिति आई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी। कब आई थी? यह समिति 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष में योजना आयोग, वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जा चुका है। जो योजना आयोग है 2015 में हटाकर उसकी जगह क्या हो गया था? नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार से कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई। वह नवंबर 1957 को में 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें थी। तो सबसे पहले जैसे आपके पंचायती राज समितियां हैं तो समितियां दे दी जाती है, कौन कौन सी समिति है और उसके काल के साथ उसका क्रम करें, या आपको कैसे देते हैं समितियां आपको मैचअप करने में दी जाती है। समितियां आपको जैसे एक पहले बताया कालक्रम के, और समिति आपके कारण और कथन के रूप में भी क्वेश्चन पुटअप होता है। जन सहभागिता सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका पंचायती राज का
को माना सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद गया। यानी जन सहभागिता सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका पंचायती राज को माना गया कि जो लोगों से बातचीत हो रही है उसमें क्या चीज़ सुनिश्चित की जाए, उसके लिए पंचायती राज को सबसे अच्छा माना गया था। पंचायतों को त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही। पहला कौन सा है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। कौन से स्तर बनाए गए हैं? 3 स्तरीय ढांचा किस में बनाया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ये सारी सिफारिशें हैं बलवंत राय मेहता समिति की। सरकार का काम सिर्फ मार्गदर्शन, गाइडेंस, निरीक्षण, इंस्पेक्शन तथा उच्च स्तर की योजना बनाने तक सीमित रखने एवं योजनाओं के संचालन का कार्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सौंपने की बात कही गई। समितियों की सिफारिश में इस बात का उल्लेख किया गया कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए और पंचायती संस्थाओं के प्रभावी कार्यक्रम के लिए उन्हें पर्याप्त साधन स्थानांतरित किए जाने और भविष्य में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात की गई है। कि जो सिफारिशें, प्रमुख सिफारिशें उसकी क्या थी, किस बात का उल्लेख किया गया था कि जो जिला परिषद है उसमें जो अधिकारी होगा उसको क्या होना चाहिए? जिला परिषद के अध्यक्ष को जिलाधिकारी होना चाहिए, यानी जिलाधिकारी के पद के रूप में उसको उपाधि दी गई और उसकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण की बात की गई। क्या है मेन पॉइंट? तो 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली। किसने स्वीकार करी बलवंत राय मेहता समिति की और कब? तो 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में तत्कालीन, नागौर कहाँ पे है? तो राजस्थान में, जिसे आप गाने के रूप में भी देख सकते हैं, आजकल ज़्यादा चला हुआ है नागौरी वाला गाना। तो नागौरी से नागौर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में महबूब नगर जिले में सादनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। तो इसे कहाँ पे शुरू किया? सबसे पहले इसे राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसे 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में विकास खंड में इसे शुरू किया गया। सेकंड है आपका अशोक मेहता समिति। नंबर 1 पे आएंगे बलवंत राय मेहता समिति और दूसरे नंबर पे आएंगे आपके अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी। इसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। क्या सुझाव दिए गए थे? कि पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल, पहले स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरे स्तर पर जिला परिषद अपनाने की बात की गई थी। तो अशोक मेहता समिति में द्विस्तरीय मॉडल कौन कौन से थे? तो पंचायत और दूसरे स्तर पर, पहले जो स्तर था उस पर पंचायत मॉडल, मंडल पंचायत और दूसरे स्तर पर जिला परिषद, ये अपनाने की बात कही गई थी। विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए जिसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश हो तथा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर होने चाहिए, कि जो दल हैं उनके आधार पे होने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
जो पंचायती राज है उसे संवैधानिक कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, कि उसे संविधान की तरफ से अप्रूव्ड होना चाहिए। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्यता सख्ती होनी चाहिए। इस व्यवस्था के प्रभाव की मूल्यांकन हेतु सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट होना चाहिए, कि सामाजिक अंकेक्षण भी उसका होना चाहिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव आयोजित करवाने चाहिए, कि जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको उनकी सलाह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायत के चुनाव के लिए आयोजित करवाना चाहिए, कि पंचायत में भी चुनाव होना चाहिए। पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में ही हो जाने चाहिए, कि अगर पंचायत का विघटन हो तो उसके 6 महीने के अंदर ही उसका चुनाव हो जाना चाहिए। समिति ने पंचायतों के कार्यों में राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने का समर्थन किया, कि जो समिति है उसने कहा कि राजनीतिक दल हैं वो खुलकर इसमें भाग लें। इसके बाद आता है आपका GV.K. राव मेहता समिति। GV.K. राव समिति क्या है? GV.K. राव समिति। तीसरे नंबर पे है आपका, पहले नंबर पे बलवंत राय मेहता समिति 1959 या 57 बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे 1977 में अशोक मेहता समिति और 1985 में GV.K. राव समिति। राजीव गांधी की सरकार के समय योजना आयोग द्वारा GV.K. राव की अध्यक्षता में 1985 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1985 में इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। इस समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। कौन कौन सी? तो योजना निर्माण के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को घातक बताते हुए योजना के विकेंद्रीकरण की बात कही गई है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे गांव, खंड और जिला, कौन से 3 स्तर है? गांव, खंड और जिला के गठन की बात कही गई है। यहाँ पे फिर से त्रिस्तरीय ढांचे की बात कही गई है। इस समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही है। गरीबी उन्मूलन के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पंचायती राज संस्थाओं से जोड़ने की बात की गई है, जिससे वे अधिक ग्राहक केंद्रित बन सकें। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक पद सृजित करने की बात की गई है और इस पद को जिलाधीश से वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति को दिए जाने की बात कही गई, कि जिला स्तर पर इसे जिला विकास आयुक्त जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है के नाम से इस पद को रखा जाए। और इसके जो जिलाधीश होने चाहिए वो वरिष्ठ होने चाहिए और अनुभवी भी होने चाहिए। जो एक्सपीरियंस के लोग होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है ज़्यादा, वो होने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों की गुणवत्ता में भी सुधार लाने की बात कही गई है। इसके बाद आता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जो 1986 में आई थी। तो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था का पुनः जोर देते हुए, कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर जोर देते हुए 1986 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने निम्न सुझाव दिए। क्या क्या सुझाव दिए? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। त्रिस्तरीय जो ग्राम, खंड और जिला है, पंचायतों का गठन किया जाए। दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनावों में नहीं अपनाना चाहिए। जो दलगत व्यवस्था है उसको पंचायत को चुनाव में नहीं अपनाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य वित्त आयोग का गठन और पंचायतों का करारोपण का अधिकार दिया जाना चाहिए, कि जो राज्य में वित्त आयोग का गठन करना चाहिए और उसके साथ ही पंचायतों को उनके काम काज में करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए।
गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि जो गांव के समूह के लिए जो न्याय पंचायत है उसकी स्थापना की जाए, कि जो भी वहाँ पे मामले आए उनका न्याय सही से हो, उसकी स्थापना की जानी चाहिए। और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पंचायतों के निष्पक्ष निर्वाचन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि वो किसी के पक्ष में नहीं, निष्पक्ष निर्वाचन करें। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब आया था? 73वां संविधान संशोधन तो 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 तत्कालीन पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। कब बनाया गया था? तो 1992 में जो प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में ये लागू किया गया था। पी.वी. नरसिम्हा राव उस समय के प्रधानमंत्री थे। विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। कब से लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया। अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, कि पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, कि इसी के द्वारा जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में भाग 9 जोड़ा गया। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243(9) यानी 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं। यानी इसमें जो खंड हैं वो 243 से 243 ओ तक बनाए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों में 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। कितनी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11 अनुसूची जोड़ी गई है और इसमें 29 विषयों की व्यवस्था की गई है। तो 11वीं अनुसूची सूचीबद्ध है। कौन कौन सी है? अनुच्छेद 6 में ये बताया गया है। पहली है कृषि। सबसे पहला आपका कृषि आएगा। कृषि विस्तार शामिल है। भूमि विकास, भूमि सुधार क्रियान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, ये दूसरा है आपका। तीसरा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास। चौथे नंबर पे पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन। पांचवें नंबर पे मत्स्य उद्योग। छठे नंबर पे सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी शामिल है। सातवें पे लघु वन उपज। ये हम क्या कर रहे हैं? इसके विषय हैं, जितने भी ये नंबर बताए गए हैं ये इसके विषय हैं। 8वां विषय कौन सा है? लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है। खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जल मार्ग और अन्य संचार के साधन। 14वां विषय कौन सा है? ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है। 15वां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 16वां गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17वां शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी शामिल है। 18वां तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 19वां प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। 20 पुस्तकालय। 21 सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 22 बाजार और मेले। 23 स्वास्थ्य और स्वच्छता, यानी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय।
24वां परिवार कल्याण और 25वां जो लास्ट है महिला और बाल विकास, ये विषय शामिल किए गए हैं। 26वां कल्याण, समाज कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से मद व्यक्तियों का कल्याण। 27वां दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण। 28वां सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 29वां सामाजिक अस्तित्व का अनुरक्षण। ये आपके 29 विषय शामिल किए गए हैं। कौन सी सूची में? तो 11वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध कौन कौन से हैं? 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज संस्था, पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन से है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 और 243(9) तक पंचायती राज से संबंधित विभिन्न उपबंध किए गए हैं। इसमें शामिल उपबंध इस प्रकार हैं। किस प्रकार है? तो सबसे पहले आता है पंचायत। पंचायत क्या है? तो पंचायत इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्था शामिल है जिसे अनुच्छेद 243 ख के तहत स्थानीय शासन के लिए गठित किया जाता है और चाहे नाम भिन्न भिन्न हो पर वो 243 ख में शामिल होता है। अनुच्छेद 243 ख में ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन कर सकेगी जो कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। ये आपके ग्राम सभा में शामिल है। नोट क्या है? मेन पॉइंट क्या है? ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा अनुसूचित गांव या गांव का समूह है जिसके अंतर्गत वे सभी सदस्य आ जाते हैं जो वहां की मतदाता सूची में शामिल है। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा में निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा अनुसूचित गांव या गांव का समूह माना जाता है जिसके अंतर्गत सभी सदस्य आ जाते हैं और वो मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। पंचायतों का गठन कैसे होता है? राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी वहां पंचायतों के 3 स्तर कार्य करते हैं, जबकि जिसमें कम जनसंख्या होने पर 2 स्तर में कार्य करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कथन और कारण में कि राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी और क्यों होगी? वहां पंचायतों के 3 स्तर कार्य करते हैं। तो इस तरह से आपके कथन और कारण के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं, अन्यथा आपके नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों के 3 स्तरों की बात की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 243 ख में। पंचायतों का स्तर कौन सा है? ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है और मध्य स्तर पर वैसे राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख या उससे ऊपर हो, और जिला स्तर पर किसी राज्य द्वारा घोषित जिले की पंचायत। पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 ग। संरचना की बात किसमें की गई है? 243 ग में पंचायतों की संरचना की बात की गई है। ग्राम स्तर पे ग्राम स्तर, खंड, ब्लॉक और जिला स्तर, 3 स्तर बताए गए हैं। तो ये स्तर कितने हैं? ग्राम, खंड और जिला। संरचना क्या है? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और खंड यानी क्षेत्र पंचायत और जिला पे जिला पंचायत। आप इससे याद कर सकते हैं कि जिला से जिला पंचायत बनेगा, ग्राम से ग्राम पंचायत और खंड से क्षेत्र। इसका मुखिया कौन होता है? अधिकारी, प्रधान और मुखिया सरपंच होता है। इसका प्रमुख होता है क्षेत्र पे और अध्यक्ष जिला स्तर पे अध्यक्ष या चेयरमैन होता है। निर्वाचन कैसे होता है? इसका प्रत्यक्ष ग्राम स्तर पे प्रत्यक्ष राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की जाती है और खंड स्तर पे अप्रत्यक्ष और जिला स्तर पे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ग्राम पंचायत ये सारी क्या है? संरचना है। इसकी संरचना बताई गई है।
तो पंचायतों की संरचना से संबंधित विस्तृत प्रावधान संविधान के अनुच्छेद ग में, संरचना के बारे में किसमें बताया गया है, ग में किया गया है, जिसके अनुसार अनुच्छेद भाग 9 में दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई राज्य विधानमंडल अपने विवेक से पंचायतों की संरचना निर्धारित कर सकता है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा एवं पंचायत के सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। दूसरा पॉइंट, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या तथा निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों का अनुपात राज्य भर में यथासंभव समान रहना चाहिए। असमानता की स्थिति में राज्य विधानमंडल पंचायत क्षेत्रों का विभाजन तय करती है। तीसरे नंबर पे राज्य विधानमंडल को शक्तियां दी गई हैं। कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं? पहली है ग्राम स्तर पर पंचायतों का चुनाव की नीति तय करना, प्रतिनिधित्व देना। कैसे दिया जाता है प्रतिनिधित्व? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्षों को मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों में, यदि मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें नहीं है तो जिला स्तर की पंचायतों के प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों को जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व दे सकती है कि जो मध्यवर्ती है वो जिला स्तर पे भी अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले मध्यवर्ती या जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। जो लोकसभा में और विधानसभा के सदस्य हैं उनके एरिया में जो पंचायत या जिला पंचायत होता है तो वहाँ पे वो अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ग पॉइंट, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों को जहां से वे मतदाता सूची में पंजीकृत हैं वहां से मध्यवर्ती तथा जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को, चाहे वो पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार है। चाहे वो चुने गए हों या ना चुने गए हो, वो मत देने का अधिकार है, यानी वोट देने का उन्हें अधिकार है। मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अर्थात दोनों स्तरों पर बाध्यता है कि अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाए, कि जो भी निर्वाचन किया जाएगा वो उनके ही जो अधिकारी होंगे उनके में से चुना जाएगा, वो भी किस तरीके से? अप्रत्यक्ष रूप से। अर्हताएं निर्वाचन एवं पद मुक्ति क्या है के पॉइंट क्या है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराए जाते हैं, कि जो वयस्क मताधिकार है उसके अनुसार 5 वर्ष पर निर्वाचन होगा, 5 वर्ष पे उनका चुनाव होगा, किसका? पंचायतों का। और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है उसका निर्वाचन करेगा, वो इस निर्वाचन आयोग को पूरा कराएगा। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अगर राज्य के विधानमंडल ने कोई विधि पारित की हुई है और उसके उपबंधों के तहत किसी पंचायत की सदस्यता के लिए निर्हरित या अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो निर्हरता संबंधी उपबंध लागू कर दिया जाता है। दूसरा कार्य क्या है? तो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जो कार्य निर्धारित करें, कौन कौन सा? कृषि ग्राम विकास संबंधी कार्य, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य, युवा कल्याण संबंधी कार्य, राजकीय नलकूपों, हैंडपंपों की मरम्मत एवं रखरखाव, ये उनके कार्य होते हैं पंचायतों के। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य, महिलाएं एवं बाल विकास संबंधी कार्य,
पशुधन विकास कार्य यानी पशुपालन, डेयरी उद्योग या कुक्कुट पालन। सभी प्रकार के पेंशन, छात्रवृत्ति की स्वीकृति व वितरण का कार्य, राशन की दुकान आवंटन व निश्चित करना और पंचायती राज संबंधी राज्य स्तरीय कार्य होते हैं। ये क्या है आपका, स्थानों का आरक्षण कैसे किया जाता है। तो अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। ये 3 वर्ग जो है इनको आरक्षण प्रदान किया जाता है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका आरक्षण का फैसला विधानमंडल देती है, स्वीकार करती है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती। जो राज्य का विधानमंडल है उसके पास ये शक्ति नहीं है कि जो ये आरक्षण उनको दिया गया है उसको वो कम कर दें। वो बढ़ा सकती है पर कम नहीं कर सकती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए गए हैं कि जो उनका क्षेत्र है उसी के जनसंख्या के आधार पे उनका स्थान दिया गया है। उपयुक्त तहत के आरक्षणों में स्थान चक्रानुक्रम पद्धति से आवंटित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों में कम से कम 1/3 स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण देने की उपयुक्त व्यवस्था ग्राम तथा अन्य स्तर के लिए की जाएगी। पदों में आरक्षण के संदर्भ में राज्य की कुल जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा, जो कि स्थानों के आरक्षण के संदर्भ में पंचायत स्तर की कुल जनसंख्या के आधार से अलग है। पॉइंट, वर्तमान में बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। जो ये 4 शहर हैं इनमें 4 राज्यों में बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 243 झ यानी आई की बात की गई है, अनुच्छेद 243 आई में राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसके गठन को प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग की संरचना आदि के संबंध में राज्य विधानमंडलों को स्वायत्तता प्राप्त है। कैसे? तो राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति दी गई है कि जो राज्यपाल है राज्य का वो 5 साल पे राज्य का वित्त आयोग गठन कर सकता है। राज्य वित्त आयोग की मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति को समीक्षा करना तथा इसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल में रखवाता है कि जो राज्य वित्त आयोग है उसका कार्य क्या होता है। जो भी पंचायत का वित्तीय विवरण होता है उसे राज्यपाल के पास उसकी रिपोर्ट रखवाता है। पंचायतों का लेखा परीक्षा, अनुच्छेद 243(9) यानी 243 जे 243 जे में पंचायतों के लेखाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के खातों की देखरेख व लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में उपबंध करता है कि 243(9) में पंचायतों के जो लेखा संबंधी प्रावधान है उसके बारे में उसकी खातों की देख रेख की जाती है। निर्वाचन आयोग,
स्टेट इलेक्शन कमीशन। अनुच्छेद 243 यानी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है किया गया है। ये सारे जो प्रावधान बताए जा रहे हैं कौन से अनुच्छेद में है ये ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। इससे संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा कि जितने भी राज्य होंगे उनके उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा। जो एक राज्य होगा उसमें राज्यपाल द्वारा जो भी आयुक्त होंगे वो नियुक्त होंगे। राज्यपाल को अधिकार होगा कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा पदावधि का निर्धारण करे। ये नियम राज्य विधानमंडल के अधीन विधि द्वारा होगा कि राज्य विधानमंडल ही इसका विधि का निर्माण करेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जैसा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। वही पूरी प्रक्रिया होगी राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने तथा पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा या होता है। अनुच्छेद 243(9) के तहत न्यायालयों के हस्तक्षेप को निर्वाचन संबंधी मामलों से दूर ही रखा गया है। न में जो न्यायालयों के हस्तक्षेप को यानी जो न्यायालय है वो निर्वाचन संबंधी मामलों से दूर रहेगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत अनिवार्य तथा विवेकाधीन संबंध कौन कौन से हैं? अनिवार्य संबंध, मैंडेटरी प्रोविजन, ग्राम सभा का गठन करना, पंचायतों के गठन की त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, मध्यवर्ती व जिला स्तर के अध्यक्षों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण किया जाएगा। सभी स्तर पर महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की बाध्यता होगी। 5 वर्ष के निश्चित काल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर ही पुनः चुनाव कराने की बाध्यता होगी। विवेकाधीन उपबंध विधायकों व सांसदों को मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों में सदस्यता देने अथवा न देने की शक्ति। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवश्यकता अनुसार आरक्षण की व्यवस्था व उसकी मात्रा का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान है। महिलाओं को 1/3 से अधिक आरक्षण देना या न देना उस पर निर्भर करता है। 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों में से किन विषयों को सौंपा जाए अथवा नहीं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने हेतु करारोपण की शक्ति है या नहीं, या देना है या नहीं, ये वह करों के बारे में निर्णय ले सकता है। यह निर्णय करना कि पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाए। प्रावधान क्या है? तो क्षेत्र पंचायत समिति ब्लॉक में होती है। यह स्थानीय ग्रामीण स्वशासन में मध्यवर्ती इकाई होती है तथा इसे ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की कड़ी के रूप में जाना जाता है। किसे? स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है कि जो क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो ग्राम सभा और सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव पे होता है। ये सदस्य अपने ही सदस्यों में अध्यक्ष को चुनते हैं। इस समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है एवं समय पूर्व भंग होने की स्थिति में चुनाव 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य है कि अगर कार्यकाल को भंग हो जाता है किसी कारण तो 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव हो सकता है। इस समिति के कार्य क्या है?
ग्रामीण विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन। बीज केंद्रों का संचालन, नियंत्रण एवं वितरण हो सकता है कार्य है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन करना। ऋण की व्यवस्था, कृषि कार्यों हेतु तथा कुटीर व लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना, शौचालय निर्माण करना, ये सारे क्या है, समिति के कार्य हैं। गोबर गैस तथा निर्धूम चूल्हों को का विकास करना और कीटनाशक दवाइयों का वितरण करवाना। आय का स्रोत क्या क्या है? क्षेत्र समिति, पंचायत समिति के आय के स्रोतों का उल्लेख। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, स्थानीय कर, मंडियों से प्राप्त शुल्क, दान एवं चंदे, जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान, घाटों एवं मेलों से प्राप्त आय, ये सारे इनके आय के स्रोत हैं। केंद्र एवं राज्य द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संचालन हेतु दी गई राशि। जिला पंचायत परिषद क्या होती है, उसके प्रावधान क्या है? तो पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत ये सबसे बड़ा निकाय है जिसमें जनसंख्या 50,000 तक होती है। जिला परिषद में न्यूनतम 50 सदस्य तथा अधिकतम 75 सदस्य हो सकते हैं। जिला परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा होता है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या जिलाधिकारी द्वारा निश्चित की जाती है। जिले के सभी पंचायत समिति के प्रमुख लोकसभा सांसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके भी सदस्य होते हैं कि जो लोकसभा के सांसद या राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं वो जिला पंचायत के समितियों के प्रमुख भी हो सकते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा समय से पूर्व विघटन होने पर 6 महीने के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। इसमें भी जिला परिषद पे इसके कार्य क्या क्या है? तो कृषि संबंधी कार्य, आर्थिक सामाजिक विकास कार्य, पशुपालन संबंधी कार्य, ग्राम नियोजन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य, प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों का निर्माण करना, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान को पंचायत समितियों में वितरित करना एवं पंचायत समितियों के बजट का पर्यवेक्षण करना। आय का स्रोत क्या है जिला परिषद का? तो केंद्र एवं राज्यों से प्राप्त अनुदान, जिला व क्षेत्रीय पंचायतों से की गई वसूली, राजस्व का भाग या हिस्सा, अखिल भारतीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान, प्रशासनिक ट्रस्टों से प्राप्त आय, चुंगी मेले आदि में लगने वाली दुकानों से प्राप्त कर और वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान, ये इसके आय के स्रोत हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में तय किया गया था कि 1 वर्ष के भीतर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार किया जाएगा, किंतु केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। केवल 8 राज्य उस समय अनुसूचित क्षेत्र धारक थे। बाद में मध्य प्रदेश में अलग हुआ छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल हो गया और आंध्र प्रदेश, और अब इसकी संख्या 10 हो गई है। पहले 8 थी, अब 10 हो गई है। ये 10 राज्य निम्नलिखित हैं: आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। AAC। तो इस तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म करके याद किया जा सकता है। वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र धारक राज्यों में सम्मिलित 10 राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना को भी इसमें 10वां शामिल किया गया है। 1996 का अधिनियम पेशा अधिनियम। 1996 में कौन सा अधिनियम है? पेशा अधिनियम। तो भूरिया समिति क्या थी? भूरिया समिति, तो भूरिया समिति की सिफारिशों को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना था, जिनका उल्लंघन राज्य न कर पाए।
कि जो भी उसकी स्वायत्त क्षेत्र है उसका राज्य उल्लंघन ना कर पाए, उसके लिए भूरिया समिति की सिफारिश लाई गई थी। इसी आधार पर संसद में 1996 में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें 1996 में दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात पेशा अधिनियम अस्तित्व में आया। कि 24 दिसंबर 1996 में राष्ट्रपति की सहमति से पेशा अधिनियम अस्तित्व में आया, यानी सामने आया। पेशा अधिनियम का विस्तार उन 8 राज्यों तक हुआ जो 5वीं अनुसूची के तहत आते थे। वर्तमान में इन राज्यों की संख्या 10 हो चुकी है, 10 हो गई है। भूरिया समिति क्या थी? भूरिया समिति केंद्र सरकार द्वारा 22 विशेषज्ञ सदस्यों की समिति, जिसकी अध्यक्षता दिलीप सिंह भूरिया को सौंपी गई, के नेतृत्व में जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करने हेतु गठित की गई थी। वो थी भूरिया समिति। पेशा अधिनियम द्वारा ग्राम सभा एवं पंचायतों की दी गई शक्तियां क्या क्या थी? भूमि अधिग्रहण, पुनःवास और स्थापित व्यक्तियों के पुनःवास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार होना चाहिए। एक उचित स्तर पर पंचायतों को लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया। एक उचित स्तर पर ग्राम सभा एवं पंचायतों द्वारा खान और खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस पट्टा रियायतें देने के लिए अनिवार्य सिफारिशें करने का अधिकार दिया गया। मादक द्रव्यों की बिक्री खपत को विनियमित करने का अधिकार दिया गया। लघु वनोपज का स्वामित्व, भूमि हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि की बहाली, ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन, अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण, सामाजिक क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और संस्थाओं, जनजातीय उप योजना और संसाधनों सहित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण। पेशा अधिनियम का महत्व क्या था? तो पेशा अधिनियम आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करेगा, सार्वजनिक आबादी में गरीबी और पलायन कम हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण एवं प्रबंधन से आजीविका में सुधार होगा, जनजातीय आबादी के शोषण में कमी आएगी क्योंकि वे ऋण देने, शराब की बिक्री, खपत एवं ग्रामीण हाट बाजारों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी। पेशा अधिनियम जनजातियों में रीति रिवाजों और जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान एवं विरासत को संरक्षित करेगा। ये सारे काम करेगा। तो नगरीय स्थानीय स्वशासन और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो प्राचीन भारत में नगरीय प्रशासन के विषय में मेगास्थनीज द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया था। तत्कालीन स्थानीय स्वशासन के 2 रूप, ग्रामीण व नगरीय प्रशासन मौजूद थे। तो आधुनिक भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1687 से 88 में अंग्रेजों द्वारा मद्रास नगर निगम की स्थापना के साथ हुआ। तदुपरांत 1726 ईस्वी में बम्बई व कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की गई। ब्रिटिश शासन के समय 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया और इसके उपरांत हॉब हाउस की अध्यक्षता में 1907 में रॉयल आयोग कमीशन का गठन किया गया। कि रॉयल आयोग किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो हॉब्स हाउस की अध्यक्षता में रॉयल आयोग का गठन किया गया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और कब किया गया था? तो 1907 में। (1919) के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को
हस्तांतरित विषय सूची में शामिल किया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन के विषय को राज्य सूची का विषय बनाया गया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और अगर रॉयल आयोग की बात की जाएगी तो रॉयल आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो रॉयल आयोग का गठन किसने किया था? तो हॉब्स हाउस ने किया था। इसका गठन कब किया था? 1907 में। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद जान लेते हैं। 243 परिभाषा, 243 का ग्राम सभा, 243 का पंचायतों का गठन, 243 ग पंचायतों की संरचना, 243 घ स्थानों का आरक्षण, 243 अड़ पंचायतों की अवधि आदि, 243 च सदस्यता के लिए निर्धारताएं, 243 छ पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 243 ज पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, 243 झ वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, 243 न पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243 ठ संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, 243 ड इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना, 243 ढ विद्यमान वित्तीय और पंचायतों को बने रहना और 243 न निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। वर्तमान स्थिति क्या है पंचायती राज की? तो भारत में संविधान 74वें, अभी तक हम 73वें संविधान संशोधन की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। नगर पालिका की संवैधानिक दर्जा दिया गया कि वर्तमान में भारत संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992 जो आया था उसमें नगर पालिका की बात की गई है। अगर पूछा जाए कि 73वें संविधान संशोधन में किसकी बात की गई है तो ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन, जिला परिषद की बात की गई है और 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया, वो सिर्फ भाग 9 था और नगर पालिका वाले में तो 74वें संविधान संशोधन में भाग 9 क को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ? तो 1 जून 1993 को। अनुच्छेद 243 त पहले कहाँ तक था? 9 तक था। जब 74वां संविधान संशोधन आया तो 243 अनुच्छेद 243 त भी जुड़ गया। 243 त यानी पी और 243 या छ यानी जेड जी तक न्यायपालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं तथा इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची निर्दिष्ट की गई, यानी 18 विषयों की सूची प्रदान की गई। तो 18 विषय कौन कौन से आइए जान लेते हैं। पहला, नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है, भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, आर्थिक व सामाजिक विकास योजना, सड़कें और पुल, घरेलू वाणिज्य और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कूड़ा करकट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि। 9वां, समाज के दुर्बल वर्गों, जिनके अंतर्गत दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, के हितों की रक्षा करना, झुग्गी बस्ती सुधार और पर्यावरण, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं और अन्य सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदान आदि की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि, 100 गार्डन और कब्रिस्तान, 100
शमशान तथा विद्युत सौदागृह बनाना, काजी हाउस, पशु के प्रति क्रूरता का निवारण करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना, सार्वजनिक सुख सुविधाएं जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं, वैधशाला और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन करना, ये सब शामिल है। 74वें संविधान संशोधन की प्रमुख उपबंध। तो भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध नगर पालिकाओं अर्थात शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से है। संविधान के भाग 9 का में अनुच्छेद 243 त से 243 या 6 तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध शामिल है, जो इस प्रकार हैं। किस प्रकार है? नगर पालिका का गठन, नगर पालिकाओं का गठन। तो नगर पालिकाओं का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद था यानी अनुच्छेद क्यू में नगर पालिकाओं के 3 स्तर की बात की गई है। कौन कौन से स्तर है? नगर पालिका पे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। नगर परिषद छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित की जाती है और बड़े नगरीय क्षेत्र महानगरों में गठित की जाती है। नगर पालिका की संरचना क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 द यानी आर के तहत नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। किसमें दिया गया है संरचना के बारे में? तो 243 द में दिया गया है। नगर पालिका प्रत्येक क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा एवं क्षेत्र वार्ड नाम से जाना जाएगा। जैसे मसलन अगर एक नगर पालिका क्षेत्र में 5 स्थान भरे जाने हैं तो नगर पालिका क्षेत्र को 5 वार्डों में बांटा जाएगा। नगर पालिका के सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। राज्य विधानमंडल को दी गई शक्ति कि चाहे तो निम्न व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठकों में शामिल कर सकता है। किसे किसे? तो ऐसे व्यक्तियों को जिसके पास नगर पालिका के प्रशासन का विशेष अनुभव या ज्ञान हो, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभा के सदस्यों को उन नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि दिया जाएगा जो पूर्णतः या आंशिकतः उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा हो। राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के सदस्य को उन नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होगा या अप्रत्यक्ष पद्धति से, यह तय करने की शक्ति राज्य विधानमंडल को दी गई है। नगर पालिका की अवधि। प्रत्येक नगर पालिका में प्रथम बैठक 5 वर्षों की अवधि तक पद पर बनी रहती है, किंतु इससे पूर्व भी इसे भंग तभी किया जा सकता है जब नगर पालिका की अपनी प्रथम बैठक के समय के द्वारा प्रवृत्त किसी विधि में ऐसा उल्लिखित हो। नगर पालिकाओं हेतु ऐसी स्थिति 6 माह से पूर्व चुनाव कराया जाना अनिवार्य है कि 6 महीने से पहले ही उसका चुनाव हो जाना चाहिए। यदि 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा हो तो शेष कार्यकाल के लिए नगर पालिकाओं की गठित की जाएगी। यदि 6 माह से कम की अवधि बची है तो चुनाव कराए जाएंगे। सदस्यता के लिए निर्भरताएं कौन कौन सी होगी? मेंबरशिप क्या होगी? तो 243 फ में मेंबरशिप की बात की गई है, यानी 243 वी में मेंबरशिप की बात की गई है। नगर पालिका के चुनाव में सदस्य निम्न स्थितियों में निर्ह घोषित किए जा सकते हैं। संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत, राज्य विधान द्वारा बनाए गए किसी विधि के अंतर्गत, फिर भी किसी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु की शर्त पर निर्ह घोषित नहीं किया जा सकेगा यदि
वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद निर्हरता यानी मेंबरशिप संबंधित सारे विवाद राज्य विधान द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नगर पालिका की शक्ति और उत्तरदायित्व क्या है? तो संविधान सभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यानी W में नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। राज्य विधानमंडल को इस संबंध में पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं कि वह कुछ सीमाओं के अधीन नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करें। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि इन संस्थाओं को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे जा सकेंगे। कौन कौन से? तो आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना। जो भी आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूप से विकास किया जाए या सामाजिक न्याय की बात की जाए, उसकी योजना बनाई जाए, उसकी तैयार करना उसकी रूपरेखा। ऐसे कृत्यों का पालन करना, ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों के संबंध में है, क्रियान्वित करना, उसको कार्य के अनुरूप लाना। नगर पालिका के वित्त से जुड़े प्रावधान कौन कौन से हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 243 यानी X में और Y में या Z में नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। तो करारोपण की शक्ति तथा निधियां अनुच्छेद 243 में राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर, लगान वसूलने तथा उनका उपयोग करने की शक्ति दी गई है। किस में दी गई है? 243 में। वित्त आयोग की शक्ति तो अनुच्छेद 243 में यानी Y के अनुसार अनुच्छेद 243 के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्वलोकन करेगा। राज्य नगर पालिकाओं के मध्य करों के वितरण का कार्य होगा। राज्य एवं जो न्यायपालिका है उनके बीच करों का वितरण किया जाएगा। राज्य की संचित निधियों से नगर पालिकाओं को दिए जाने वाले सहायता अनुदान से लेखाओं की संपरीक्षा अनुच्छेद 243 यानी Z में राज्य विधानमंडल को शक्ति प्राप्त है कि वह नगर पालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान करें। नगर पालिका का चुनाव किस प्रकार होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग को ही नगर पालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। अनुच्छेद 243 का यानी ZA और अनुच्छेद 243 ZG के चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसके प्रमुख उपबंध हैं। क्या है? चुनाव की व्यवस्था, नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। और अहस्तक्षेप में क्या है? अनुच्छेद 243 यानी ZG में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित किया जाएगा कि इसमें न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होगा। राज्य विधानमंडल को चुनाव के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है, यानी 243 का यानी ZA में राज्य विधानमंडल चुनाव के संबंध में विधि बना सकता है। वार्ड समिति का गठन सामान्यतः 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियां गठित की जाती हैं तथा राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन, प्रादेशिक क्षेत्र, स्थानों को भरने आदि से संबंधित विधि बनाकर अन्य समितियों के गठन का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 243 यानी 243 में इसके बारे में बताया गया है। जिला योजना समिति संविधान के अनुच्छेद 243 यानी ZD में जिला योजना समितियों
से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसके विभिन्न प्रावधान को संक्षिप्त बिंदु में बताया गया है। किस प्रकार बताए गए हैं? तो प्रत्येक जिले के लिए जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। इसके प्रमुख कार्य जिले की पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित कर संपूर्ण जिले के लिए एक विकास का मॉडल प्रारूप तैयार करना होगा। जिला योजना समिति में कम से कम 4 सदस्य जिला स्तर की पंचायतों और नगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों में होंगे। उनका अनुपात जिले में नगर और ग्राम की जनसंख्या के आधार पर होगा। राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर जिला योजना समिति के संबंध में कार्य सौंपने या अध्यक्ष चुने जाने की विधि जिला योजना समिति विकास योजना बनाकर राज्य सरकार को भेजेगी। नगर पालिका में आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 243 9 के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण के जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। वैसे ही नियम जैसे पंचायतों के संदर्भ में थे, स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम में किया जाता है। तो ये आरक्षण दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। शेष वही नियम जो पंचायत हेतु लागू होते हैं और स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम में होता है। महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए स्थानों में से कम 1/3 उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसका अर्थ है कि महिलाओं का आरक्षण अन्य दोनों आरक्षणों से पूर्णतः पृथक नहीं होगा। इन वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में महिलाओं को दिए गए आरक्षणों के बाद जितने स्थान महिला आरक्षण नीति के तहत बाकी रह जाएंगे, उन्हें किसी भी वर्ग की महिलाएं प्रत्याशित द्वारा भरा जा सकता है। स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम में होगा। अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण राज्य विधानमंडल में स्वविवेक पर छोड़ा गया है कि वो कैसे अपना इसका आरक्षण करेगा। विधानमंडल महानगर योजना समिति का प्रावधान अनुच्छेद यानी ZE में किया गया है। प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। जितने भी महानगर क्षेत्र हैं उसमें महानगर योजना समिति का गठन होगा। इस प्रत्येक कार्य संपूर्ण महानगर हेतु एक विकास योजना मॉडल प्रारूप तैयार किया जाएगा कि इसके लिए एक विकास मॉडल भी तैयार की जाएगी। महानगर योजना समिति में कम से कम 2/3 सदस्य नगर पालिका के सदस्यों और नगर पालिका क्षेत्र के पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे और स्थानों का विभाजन उस क्षेत्र की नगर पालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। राज्य विधानमंडल इस समिति की संरचना, सदस्यों के निर्वाचन की विधि, केंद्र तथा राज्य इन समितियों में प्रतिनिधित्व, महानगरीय क्षेत्रों के लिए योजनाएं तथा कार्य के संबंध में विधान बना सकती है। तो यह है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनिवार्य और विवेकाधीन उपबंध। अनिवार्य उपबंध मैंडेटरी प्रोविजन क्या है? तो नगर पालिकाओं का गठन करना 74वें संविधान में बताया गया है। 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल का विघटन होने पर 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराने की बाध्यता। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए नगर पालिकाओं के स्थानों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। महिलाओं को नगर पालिका के स्थान में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और वार्ड समितियों में नगर पालिका के स्थानीय निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने तथा उन्हें अध्यक्षता सौंपने की शक्ति दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता है। नगर पालिका के लेखे
रखना और उनकी संपरीक्षा कराना। जिला योजना समिति में 4/5 स्थान ऐसे व्यक्तियों को देना जो जिला पंचायत तथा नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य हों। महानगर योजना समिति का गठन करना और उनमें से कम 2/3 स्थान ऐसे व्यक्तियों को देना जो नगर पालिका तथा पंचायत के निर्वाचित सदस्य हों। ये इसकी अनिवार्य यानी ये करना जरूरी है। विवेकाधीन संबंध उपबंध विधायिकाओं, सांसदों तथा नगर पालिकाओं प्रशासन का विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों नगर पालिकाओं की सदस्यता देने अथवा न देने की शक्ति। 12वीं अनुसूची में उल्लेखित विषयों में से किन्हीं कार्यों को सौंपने अथवा न देने की शक्ति। नगर पालिका के अध्यक्ष चुनाव की पद्धति तय करने की शक्ति। अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने अथवा न देने की व्यवस्था। महिलाओं को 1/3 आरक्षण या उससे अधिक तय करने की शक्ति। नगर पालिकाओं के पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के आरक्षण की रीति तय करने की शक्ति। नगर पालिकाओं के वितरण स्थिति के सुदृढ़ीकरण के लिए करारोपण किन किन करों की शक्ति देने अथवा न देने की शक्ति है। वार्ड समिति गठन व संरचना तय करने की शक्ति। वार्ड समिति के अलावा अन्य समितियों के गठन संरचना तय करने की शक्ति। नगर पालिकाओं के लेखे व उनकी संपरीक्षा की शक्ति की रीति तय करना और जिला योजना समिति तथा महानगर योजना समिति की संरचना कार्य तथा अध्यक्ष के चयन की रीति तय करने की शक्ति शामिल है। नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद 243 ध परिभाषा, 243 ध नगर पालिकाओं का गठन, 243 द नगर पालिकाओं की संरचना, 243 ध वार्ड समिति आदि गठन और संरचना, 243 न स्थानों का आरक्षण, 243 प नगर पालिकाओं की अवधि आदि, 243 फ सदस्यता के लिए निर्भरता, 243 ब नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 243 भ नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उसकी निधियाँ, 243 म वित्त आयोग, 243 य नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा, 243 य का यानी यहाँ से जेड हो जाता है, जेड के बाद जेड ए तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, 243 य का संघ राज्यों को लागू होना और 243 य का इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, 243 य जिला योजना के लिए समितियां, 243 य महानगर योजना के लिए समिति, 243 य 6 विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं को बना रहना और 243 य 6 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ये बताए गए हैं। तो ये था पूरा विस्तार से स्थानीय प्रशासन जो आपके यूपीएससी, यूजीसी नेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस इन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।